जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मलिक जफ़र खलील, फाउंडर जिनाजुद्दीन एकेडमी। चलें, आज के इस सेमिनार में हम डिस्कस करेंगे कि जी एडीए को हमने कैसे पास करना है। एडीए मतलब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट को हमने कैसे पास करना है। वेरी सिंपल है कि जी आपने मतलब कोई भी आपने स्टार्ट करना होता है ना। मैनेजमेंट भी पढ़े तो मैनेजमेंट में भी वो कहता है कि जी जब आपको पास आपको गोल का पता है तो फिर आपको वो स्पेसिफाइड रोड जो है ना वो आपको लेके जाएगी कि जी हाँ वहाँ पे है। जब आपको प्रॉपर गोल का नहीं पता तो फिर आपको कोई रोड कोई मतलब जो है ना पाथ कोई चैनल आपको सर्व नहीं कर सकेगा। कभी आप इधर जाएंगे कभी उधर। ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जी एडीए की पोस्ट उसके लिए सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद उसकी जो साथ होती है ना मतलब कुछ तो है ना बेयरक्स, जैसे सीपीसी आपने बेयरक्स पढ़ना है, बाकी जो लॉज हैं उससे बेयरक्स पढ़ना है। उसके बाद कुछ दूसरी है बुक्स, जैसे आपने ड्राफ्टिंग करनी है तो ड्राफ्टिंग के लिए एक आपको 1,000 बुक्स मिलेंगी। ठीक है। तो कौन सी बुक्स हैं वो बुक्स मतलब डिफरेंट बुक की मतलब कोई ना कोई खासियत होती है, वो आपने देखना है। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। और स्पेसिफिकली आज के इस सेमिनार का पर्पज यही होगा कि जी आपको ना ड्राफ्टिंग सिखानी है कि जी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। ड्राफ्टिंग में आपका मतलब दो तीन आप कोई भी पेपर है ना तो आपने दो तीन आपने पैरा चेंज करने हैं तो वो ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। आ, अब स्पेसिफिकली हम ड्राफ्टिंग देखेंगे और पास पेपर एडीए के जो आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में होगा कि जी हमने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले हम देखें ना एडीए एडीए के सिलेबस। तो एडीए के सिलेबस में उन्होंने कहा कि जी हम आपसे 3 पेपर लेंगे। ये जो एडीए के 3 पेपर होते हैं वो दो एक दिन होते हैं और तीसरा जो है दूसरे दिन हो जाता है। मतलब आपका एक दिन में 2 पेपर होंगे। 2 घंटे के वक्फे के साथ मतलब 9 बजे से 12 पहला पेपर होगा और फिर 2 से 5 दूसरा पेपर होगा। उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट डे आपका वही 9 से 12 एक पेपर होगा। ठीक हो गया। 3 पेपर होते हैं। जो 3 पेपर में एक आपका है एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल, मतलब इसी में आपका आपका ड्राफ्टिंग आ जाएगी 50 नंबर की, 25 नंबर की आईटी और 25 नंबर की इंग्लिश ग्रामर। ठीक हो गया। दूसरा पेपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन एडमिन लॉ और उसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू और उसके अलावा सिविल सेक्रेटरी रूल्स वो आ जाते हैं। ठीक हो गया। लास्ट वन है आपका सीपीसी का। सीपीसी का जो उन्होंने जिन बच्चों ने पहले कोई सिविल जज वगैरह की तैयारी की हुई है ये पेपर अटेम्प्ट दिए हुए हैं तो उस सिलेबस तकरीबन आ जाता है वही कि जी आपका उसमें सीपीसी है और उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट है और पीडा है और मतलब पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट है 2006 का। वो है सिविल सर्वेंट रूल्स है इस। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पहला पेपर देखें ना हम डिस्कस करें सबसे पहले कि जी एडीए का सिलेबस क्या है फिर बुक्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जी पढ़ना क्या है कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब सबसे पहले वो देखें ना कि जी 3 पेपर हमें बताया गया कि जी पहला पेपर है एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल। एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल। तो इसमें पहला पेपर जो एडवोकेसी जिनके माइक ऑन है वो आप कहते हैं। चले। पहला जो पेपर है आपका वो आएगा जी आपका एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल। उसमें सबसे पहले पता क्या चेक करता है, वो कहता है कि जी हम चेक करेंगे एप्लीकेंट्स की सेटिस्फैक्ट्री एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल इन इंग्लिश एंड उर्दू। इन इंग्लिश एंड उर्दू। इसलिए वो इंग्लिश का वो ग्रामर के भी नंबर डाल देता है वो। मतलब 25 नंबर की इंग्लिश ग्रामर भी उसने डाल दिया कि जी हम देखेंगे कि जी बच्चे की वो ग्रामर ठीक है या नहीं है। वो 25 नंबर की एमसीक्यूज बेस आएंगी ये। ठीक हो गया। तो चार मतलब जो पहला पेपर है पहले पेपर में पहले वो बताता है कि जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए उसने कहता है कि जी 25 टर्म्स है।
25 नंबर का है। अब उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप देखें तो वो डिफरेंट वो इस्तेमाल कर रहा है। वो देखें तो वो पहले देखें, वो कह रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी इसके बारे में लिखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखे हैं, टेम्पररी डाटा सिस्टम ये लिख बताएं, लोकेशन ट्रैकिंग ये बताएं। या इधर आप देखें तो उन्होंने बता के मतलब ये 2021 का है, कुकीज, क्रॉसवेयर, इंस्क्रिप्शन, ट्रोजन हॉर्स, ग्रेवियर ये। या इधर आप देखें तो इसमें भी उन्होंने अ, हट के दिया है। यह स्पूफिंग स्पूफिंग है आपका, पीका में बताया गया है स्पूफिंग और स्पैमिंग। स्पूफिंग होता है आपका कि कोई आप एक वेबसाइट बनाना जो असल ना हो किसी, मतलब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बना लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप बताएं कि जी आप शो करते हैं कि जी ये पंजाब यूनिवर्सिटी की, एक्चुअली वो होती नहीं है, कंप्यूटर म्यूटवेयर। तो ये सारी ना आपकी 25 नंबर की वो टर्म्स हैं। जो पेपर 1 है, पेपर 1 में पहले 25 नंबर की वो टर्म्स देता है। ये टर्म्स के लिए आप ना कोई भी मतलब कंप्यूटर की बेसिक कंप्यूटर की बुक ले लें, वरना वो B.Com में भी एक कंप्यूटर की बुक होती है सिलेबस में। ठीक है, उसमें कंप्लीट मतलब A to Z वो सारा कुछ बता देता है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। वो सारा कुछ बता देता है, बेसिक उसमें टर्म्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपका प्लीडिंग इनकन्वीनियंसिंग, कन्वेंसिंग इन इंग्लिश। मतलब प्लीडिंग मतलब आपने सोर्स लिखने हैं या फिर आपने वो जो रसीदात वगैरह है, वसीका नवेसी वो लिखनी है। ठीक है, और मोस्टली वो सोर्स ही देता है। अभी लास्ट देखें 2021 का, तो उसने कहा था कि जी आप सूट लिखें। पहला वो उसने सूट लिखा उसने कहा कि जी सूट लिखें कि जी शकील क्लेम that Ishrat is his wife, but she refused. Write a jactitation of marriage suit. जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट क्या होता है? जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज में होता है कि जी आप उस जो है को अपनी मतलब करती है, आप मतलब जो निकाह को नहीं मानते। निकाह के क्यों नहीं मानते? या फिर वो कहते हैं, आप कहते हैं कि जी ये तो मुझे गन पॉइंट पे किया गया है मेरा निकाह, ये निकाह गन पॉइंट पे हुआ है। या फिर आप कहते हैं कि जी ये साइन अंगूठे मेरे नहीं है। ठीक है, मतलब किसी भी वजह से आप मतलब वो आपका निकाह फोर्सिबली या फ्रॉडोलेंटली, फोर्सिबली या फ्रॉडोलेंटली आपके साथ वो निकाह किया जाता है, तो आप नहीं मानते। ठीक है, यहाँ पे देखें कि जी यहाँ पे वो जैक्टेशन ऑफ मैरिज का दावा हस्बैंड कर रहा है, तो ये मतलब आपने इसको मतलब शकील को प्लेंटिफ बनाना है। मोस्टली आप देखते हैं कि ये अगवा के पर्चे में वुमेन ही जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करती है। आप देखें जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज और दूसरा जो है आपका जैक्टिटेशन मैरिज और कंजुगल राइट्स का, कंजुगल राइट्स का और जैक्टिटेशन मैरिज ये दोनों पार्टीज कर सकती हैं। मतलब मैं पहले पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि जी ये सोशल कंट्रैक्ट होता है। सोशल कंट्रैक्ट को आइदर पार्टी परफॉर्मेंस के लिए आ सकती है। ठीक हो गया, इसको मजीद डिस्कस करते हैं हम। ये है आपका प्लीडिंग इन इंग्लिश। और इसी तरह वो उर्दू में भी कोई आपसे पैरा मतलब सूट लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोफिशिएंसी इन ग्रामर। ग्रामर के लिए वो आप देखें तो वो ग्रामर के लिए वो पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्टली वो प्रेपोजिशन से क्वेश्चन देता है। मतलब प्रेपोजिशन से दे देता है कि जी आप बताएं इस सेंटेंस को करेक्ट करें, या फिर यहाँ पे करेक्ट मतलब इसमें से कोई प्रेपोजिशन 5 नंबर की प्रेपोजिशन दी है। कोई पार्ट्स पेयर ऑफ वर्ड्स डाल देता है, पेयर ऑफ वर्ड्स ये। ठीक है, मतलब उन्होंने 25 नंबर की आपको ग्रामर देनी है। 25 नंबर की ग्रामर वो जैसे मर्जी दे दे। वो करेक्शन के लिए दे सकता है, और उसके बाद वो पंक्चुएशन भी दे सकता है, आपकी नरेशन भी दे सकता है, आपकी ईडियम दे सकता है, पेयर्स दे सकता है। 25 नंबर की उसने आपने आपको इंग्लिश देनी है जैसे मर्जी है। आप ना कम्पिटिटिव एग्जाम में देखें तो कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पैटर्न चेंज होता रहता है, हर साल पैटर्न चेंज होता है। सिविल जज में देखें तो वो कभी वो करेक्शन दे देता है, कभी पंक्चुएशन दे देता है। ठीक है, तो वो पैटर्न आपने एक सेटल पैटर्न के साथ नहीं चलना। पास पेपर आपको गाइड करते हैं, लेकिन आपने सिलेबस को देख के तैयारी करनी होती है। ठीक हो गया, ये था पेपर 1। पेपर 1 में सिंपली आपका
25 नंबर की आईटी, आईटी की जो बेसिक टर्म्स वगैरह हैं। दूसरा 50 नंबर का होगा ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग के लिए मैंने सूट सेलेक्ट किए हुए हैं, वो मैं एक दफ़ा सारे बता दूंगा आपको। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रामर। ग्रामर वो 25 नंबर की किसी जैसे मर्जी दे सकता है वो। ठीक है। आगे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमन लॉ, ये पेपर 2 है। मैं देखो ना कंपेरेटिवली, तो वो पेपर 2 थोड़ा आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि पेपर 2 आपसे हट के है। जिन्होंने सिविल जज की तैयारी की है तो उनके लिए भी पेपर 2 हट के है, क्योंकि उन्होंने एडमन लॉ नहीं पढ़ा, उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू नहीं पढ़ा, उसने रूल ऑफ सेक्रेट वगैरह नहीं पढ़ा। तो ये थोड़ा आपको टाइम टाइम देता है। इसको आपने अच्छी तरह कर ले तो बाकी दूसरे पेपर दोनों आसान होते हैं। ठीक हो गया। चलें, इसमें पेपर 2 में अब क्या क्या चेक करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम आपको चेक करेंगे दी प्रिंसिपल ऑफ एडमन लॉ। प्रिंसिपल ऑफ एडमन लॉ क्या, में देखेंगे कि क्या बच्चे रैशनल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं एडमन लॉ के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में कोई रैशनल जजमेंट अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या नहीं। ठीक है। तो इसके लिए एडमन लॉ के हमको वो KLR वाल की बुक दे बता देते हैं, तो वो उसके अलावा आपने वो एक वो बुक है बेसिक जूरिस्प्रूडेंस की, तो वो आपने लाजमी करनी है। वो आपको ज्यादा सर्व करेगी, वो आपको ज्यादा सर्व करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मतलब ये क्या क्या लगा कि एडमन ला की अच्छी बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमन ला बहुत अच्छी बुक है। लेकिन ये आप करेंगे ना वीडी महाजन, ये कर लें तो ये कमाल बुक है। इसमें जो डेलीगेटेड वो लेजिस्लेशन का दिया गया है या फिर जुडिशियल रिव्यू दिया गया है, वो कमाल दिया गया है। मतलब ये बेसिक्स है, बेसिक बुक है। ठीक है। तो यहाँ से आपने करना है। ठीक है। और उसके बाद कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू की भी आपने बेसिक लेनी है बुक। ठीक है। और रूल ऑफ सेक्रेट, ये आप एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा जी सेक्रेट में क्या होता है। आप देखें सेक्रेट में आप पंजाब के 39 वो हैं, पंजाब गवर्नमेंट के 39 डिपार्टमेंट हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्ट, हेल्थ डिपार्ट, और उसके अलावा वो एग्रीकल्चर डिपार्ट, और उसके अलावा फिनांस डिपार्ट, मोटरवे डिपार्ट। ये मतलब इसी तरह 39 डिपार्ट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी लाजमी होता है, और हर डिपार्ट का एक मिनिस्टर होता है। सेक्रेटरी पॉलिसीज बनाता है और मिनिस्टर उसको अप्रूव करवाता है किससे, वो चीफ मिनिस्टर से। मतलब जो प्रोविंस का हेड होता है, प्रोविंस का गवर्नमेंट का हेड चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर वो पॉलिसीज एक्सेप्ट करता है, तो वो अप्रूव करता है, तो वो भी पॉलिसीज को डिपार्टमेंट लेके चल रहा होता है। तो ये रूल ऑफ बिजनेस एंड सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन ये उसमें डिटेल में बताई गई है। ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैच्यू। और नेक्स्ट वो आपका कहता है कि जी आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, ये आप बेसिक्स देख लेना है। रूल ऑफ सेक्रेट, सेक्रेट एंड इंस्ट्रक्शन, ये भी ये बुक्स हैं। ये रूल ऑफ सेक्रेट, मैनुअल सेक्रेटरी ये है। सेक्रेटरी के बारे में रूल ऑफ बिजनेस, ये बुक्स हैं। ये आपने छोटी छोटी बुक्स हैं, ये आपने इसको पढ़ना है। उसके अलावा कहता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका 60 नंबर का पेरा होगा। कितनी? 60 नंबर का। अच्छा, ये जो टॉपिक्स बताए गए हैं, ये इनसे हट के भी टॉपिक्स आ सकते हैं, आपने सिर्फ ये टॉपिक्स नहीं करने। एडमिन लॉ आपने वो जैसे वीडी महाजन है, इसकी बुक लेके चलेंगे तो वो आपको वो सारा कुछ बताएगा। लास्ट टाइम देखें तो वो ये जो टॉपिक्स देते हैं, इस टॉपिक्स में से नहीं आया था।
ठीक है, तो मतलब ये जो टॉपिक दिए गए, टॉपिक से हट के एडमन लॉ में जो कुछ भी है वो आपको पढ़ना है। मतलब वो देखें, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का वो पूछ रहा है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ओम्बुड्समैन का पूछ रहा है क्वेश्चन। और उसके बाद कहता है कि जी ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, या ये फिर वो दे देता है पीटा में से। तो मैं कह रहा हूँ कि जी ये जो टॉपिक्स हैं आपने इन टॉपिक्स तक कन्फाइन नहीं होना। आपने एडमन लॉ की इसेंस को लेके चलना है। मतलब एडमन लॉ में जो कुछ भी है, जैसे आप देखें तो वो ओम्बुड्समैन भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही देख रहे होते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई अपनी पावर की ब्रीच कर रहा है या एक्सेस पर कर रहा है या फेलर ऑफ पावर कर रहा है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी डिपार्टमेंट, तो उसके लिए वो पूछता है। तो इसी तरह आपने इन टॉपिक्स के अलावा बेसिक जो बुक है ना उनको उनसे तैयारी करनी है। आगे आ जाता है आपका पेपर 3। तो पेपर 2 देख लिया आपने। पेपर 2 में सिंपली आके जी आपने प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन और एडमन लॉ और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमन लॉ, एडमन लॉ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसके बारे में वो पूछता है। उसमें वही हमने पढ़ा है कि जी 40 नंबर का वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन 15 नंबर का होगा, रूल ऑफ सेक्टर 10 नंबर के होंगे और 15 नंबर की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। वो कोई आपको केस दे देंगे तो उसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये टॉपिक्स बता दिए, इससे हट के भी आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी है। मतलब इससे हट के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से कुछ भी दे सकता है, जैसे अभी ombudsman दे दिया था। लास्ट वन है आपका पेपर 3, आपका सिविल लॉ। सिविल लॉ आप देखें तो सिविल लॉ में उन्होंने एक टॉपिक बता दिया। सिविल लॉ में वो देखा है कि जी हमने प्रोफेशनल नॉलेज देखना है। प्रोफेशनल नॉलेज अब जिसने मतलब वो थोड़ी प्रैक्टिस की है, सीपीसी पढ़ी है, प्रैक्टिस किया है, तो उसको प्रोफेशनल नॉलेज है सिविल लॉ का। और जिसने स्पेसिफिकली इफेक्ट पढ़ा है उसको पता होगा कि जी हमने सूट्स मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करवा सकते हैं। इसी तरह बाकी भी उन्होंने टारगेट एथिक्स दे दिए हैं। ये जो मतलब इसमें कोई 10-12 एक्ट हैं। ठीक है, आपने ये बेसिक, ये जो हाईलाइटर है ना, इनको आपने देखना है, इनमें से ही क्वेश्चन दे देता है। और इसी में से भी आप देखना है कि जी आपसे एमसीक्यूज बेस मतलब 25 नंबर का एमसीक्यूज भी देगा। एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज के लिए वो जनरल लॉ से भी, जनरल क्लासेस एक्ट से भी दे सकता है, सर्वेंट एक्ट से भी दे सकता है, लिमिटेशन एक्ट से भी दे सकता है। जो है ना सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव वो क्वेश्चन उसके 2 या 3 क्वेश्चन सीपीसी से देता है। एक क्वेश्चन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एक लिमिटेशन एक्ट, कंट्रैक्ट एक्ट और लैंड एक्विजिशन एक्ट, एक क्यूएसओ, इनमें से वो क्वेश्चन दे देता है। ठीक हो गया। तो इसमें यही है, सीपीसी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट और कंट्रैक्ट एक्ट। और उसके अलावा पंजाब जनरल क्लासेस एक्ट, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 और उसके बाद सिविल सर्वेंट रूल्स है 1966 के, लिमिटेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट और उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में वो देता नहीं है, बस उन्होंने दे दिया है। पीछे पास पेपर देखने तो कभी नहीं आया। और उसके बाद वो पीडा है, हाई कोर्ट रूल्स ये। ठीक है, ये आपका है सिलेबस। इसके साथ मैंने जो आपको बुक्स बताई है ना, वो बुक्स बुक्स जो है बेयरक्स तो वो सारे करने हैं। ठीक है, सारे बेयरक्स करने हैं। बाकी प्लीडिंग के लिए ये मंसूर वालों की अच्छी बुक है, मंसूर वालों की बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद ये आप देखें तो वो बिंद्रा की प्लीडिंग, ये इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद सेक्रेट लॉज और दूसरा ये एडमन लॉ। एडमन लॉ के मैं ये ज़्यादा मतलब आपको कहता हूँ कि जी जूरिस्प्रूडेंस वीडी महाजन है, आपको मिल जाएगी मार्केट से, ये मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बुक है ये। बाकी ये बेरक्स है, बेरक्स सारे जो मतलब जिस मर्जी पब्लिशर के ले लें उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका, हमने जो करना है कि जी हमने पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। अब देखिए ना, व्हाट टू स्टडी में हमने सीपीसी पूरी नहीं करनी, हमने सीपीसी
पूरी नहीं करनी, मतलब आपने सीपीसी के चंद एक टॉपिक करने हैं। आपने सीपीसी के चंद एक टॉपिक्स करने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सीपीसी के ना मतलब सेक्शंस और आपका आर्डर्स, चंद एक आर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आपने लेके चलना है। वो मैं आपको भेज भी देता हूँ। ठीक है, ये आपको मैं अलग फाइल भेज भी दूंगा। ये है सीपीसी। अब ये पास्ट 2017 से अब तक जो रिपीट कर रहा है, मतलब आर्डर 8 से क्वेश्चन दिया है, आर्डर 17 से क्वेश्चन दिया है, और उसके बाद आर्डर 13 से क्वेश्चन दिया है, आर्डर 6 से क्वेश्चन दिया है, और उसके बाद उन्होंने आर्डर 41 अपील से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और सेक्शन भी ऊपर मैंने बताए हुए हैं। सेक्शन देखे ना, 9 से 20 तक आपने सारे सेक्शन करना है। फिर 36 से 74 तक एग्जीक्यूशन आ जाता है, वो सारा करना है। फिर 96 से आके 115 तक ये आपने सारे करने हैं। फिर 151, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जब एग्जामिनर कोई पेपर बना रहा होता है तो उसकी कि कोशिश होती है कि जी आप मतलब इनसे वो पेपर दे। और इसी तरह आर्डर देखें तो आर्डर 9 और 17 दो दफा आ चुका है सिविल जज में। आर्डर 5 से 8 तक, 5 से 8 तक तो आपने जब ड्राफ्टिंग करनी है तो ये लाजमी पढ़ने हैं। मतलब आप जब कोई बच्चा मतलब जो जिसने मतलब ड्राफ्टिंग करनी है, आर्डर 6, 7, 8 वो नहीं पढ़ता तो वो ड्राफ्टिंग काट ही नहीं सकता। 6 बताता है कि जी प्लीडिंग में क्या होता है, प्लीडिंग मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। और इसी तरह 7 बताता है कि जी प्लेंट में के पार्टिकुलर क्या है। 8 में बताता है कि जी रिटन स्टेटमेंट में आपने क्या करना है। तो ये जो बच्चा ये 3 आर्डर पढ़ेगा तो वो ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी कर सकता है, वरना वो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता अच्छी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि जी उसने लिखना क्या है। उसने लिखना क्या है, जैसे आर्डर 8 रूल 2 देखें तो वो कहता है कि जी आपने वो जो कोई भी आपके ऑब्जेक्शन है तो वो आपने स्पेसिफिकली बताना है। ठीक है, आपके वो एक्सप्लेनेशन देनी है। आर्डर 8 रूल 3 कहता है कि जी इवेसिव डिनाइल इज नो डिनाइल, कि जी आपने ओनली डिनाई नहीं करना। मतलब मिस्टर ए कहता है मैंने 5 लाख लेना है, मिस्टर बी कहता है मैंने 5 लाख नहीं देने, तो वो ये उसका एडमिशन समझा जाएगा। वो आप कह दे सिर्फ इनकार करना एडमिशन होता है। आपने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना होता है कि जी कि मैंने मेरा इससे कभी लेन देन नहीं रहा, मैंने इससे कभी कल पैसे लिए नहीं है, हाँ लिए थे तो वो मैंने पेमेंट कर दी है, ये। ठीक है, तो आपका इवेसिव डिनाइल नहीं होगा। तो मतलब ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए सीपीसी में से। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें, हाँ नेक्स्ट आप देखें ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें आप कि हाउ टू स्टडी, हमने स्टडी कैसे करनी है। मतलब हम व्हाट टू स्टडी है कहते हैं मैं व्हाट टू स्टडी का मतलब है कि जी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करनी है। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ये व्हाट टू स्टडी में आता है। हाउ टू स्टडी में आ जाता है कि जी उसको पढ़ना कैसे है। जब ये मैं आपने सेलेक्ट कर लिया कि जी इनको आपने पढ़ना है, तो इनको आपने सेक्शन टू सेक्शन वर्ड बाय वर्ड, मतलब बेयर एक्स की सेंस में पढ़ना है। इनके क्वेश्चन नहीं करने हैं। जैसे आप मतलब जैसे आर्डर 41 है, तो 41 का आप कोई अपील वाला किसी गाइड से पढ़ लें। ठीक है, तो आप कहेंगे वो ठीक हो गया, तो ऐसा कभी भी नहीं है, क्योंकि आपका वो 25 नंबर का उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी रखा हुआ है। और उसके अलावा बेरक्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सारा होता है। पूरा आर्डर उसने नहीं पूछना। जैसे अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि जी उसने रिमांड के बारे में पूछ लिया था, आर्डर 41, ये 2023 के पेपर का बता रहा हूँ। आर्डर 41 वो रिमांड का पूछा था, रेफरेंस के केस और एडिशनल एविडेंस का पूछ लिया था। तो सिर्फ 3 है, तो वो आप किसी गाइड से पढ़ेंगे तो वो अपील का वो ग्राउंड बता देगा। ये चीजें रिमांड का भी बताएगा, तो वो इसी तरह बेरक्स में नहीं बताएगा कि जी किन किस सिचुएशन में रिमांड हो जाता है या एविडेंस एडिशनल एविडेंस कब दे सकते हैं। तो वो गाइड हमें प्रॉपर नहीं बताती। तो आपने बेरक्स ही पढ़ना है। ठीक है, बेरक्स पढ़ना है और सेक्शन टू सेक्शन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैं अगली मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, उसमें सिर्फ हम ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट पेपर देखें तो पास्ट पेपर आप
पास पेपर मैं बार बार कहता हूँ कि जी पास पेपर आपके गाइड होती है, मतलब आप पास होने के लिए मैं कहता हूँ कि जी 80% गाइड आपकी पास पेपर है। 80% पास पेपर है। आपको सिलेबस पता चल गया, आपको पता चल जाता है कि जी एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे दे रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वो पास पेपर आपने लाजमी देखने होते हैं। ठीक है, देखिए वो कहता है कि जी आपको ये कुकीज वगैरह दे दी है। ठीक है, या अगले ये डीडीए का पेपर है, इसमें देखेंगे जी वो टोटली हट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा है, और ये लोकेशन ट्रैकिंग मतलब लोकेशन ट्रैकिंग। तो आप इससे देख के ना आपको आइडिया हो जाएगा कि जी अच्छा जी आपका सपोज कि ये ट्रोजन हॉर्स वो एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस के बारे में आपको अच्छे टर्म्स आपने पढ़ लेनी है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि जी नेक्स्ट इस तरह की वो चीजें वो दे सकता है, कुकीज वगैरह ये पास पेपर आपको बता देंगे। अब देखिए आप वो उसने दे दिया कि जी लिख आप सूट फाइल करें, सूट फॉर पोजेशन थ्रू प्रियम्पशन, ये आप टाइप करें। ठीक है, तो वो आप पोजेशन का सूट आपको आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वो सूट फॉर पोजेशन दे सकता है थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है, या तो वो कैंसलेशन एंड डेक्लेरेशन डेक्लेरेशन कैंसलेशन एंड पोजेशन मांग सकता है। तो मतलब इस तरह आपको एक डोमेन का पता चल जाता है कि एग्जामिनर असल में क्या चाह रहा रहता है। एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो उसके पास पिछले 2-3 सालों के पेपर पड़े होते हैं। कोई भी पेपर है ना, कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाता है तो उसके पास पिछले 2-3 सालों के पड़े होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें वो उसी सेंस में थोड़ा डाइवर्ट करके वो चीजें वो ही पूछता है, थोड़ा हट के, थोड़ा मतलब मोल्ड करके। ठीक है, तो पास पेपर आपने लाजमी देखने होते हैं। ठीक हो गया, इससे में वो सूट पर पोजेशन पूछा है, और उसके बाद वो कहता है ड्राफ्ट आर रेंट डीड, वेरी इजी है। ठीक है, रेंट डीड पढ़नी है तो आपने सेक्शन आपका 6 है रेंट प्रिंसिपल एक्ट का, वो बताता है कि जी आपने जब रेंट डीड लिखनी है तो आपने पार्टीज के नेम लिखने हैं, आपने पार्टिकुलर्स लिखने हैं उस वो सब्जेक्ट मैटर मतलब प्रॉपर्टी का, जैसे 302 सादिक सेंटर ये आपने किराए पे देना है, तो वो किसको कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएट करती है, वो आपने बताना है। कितनी प्रॉपर्टी है, 5 मरले की है और फलानी जगह पे पड़ी है। दूसरा वो बताता है कि जी कितनी किराया है, कितनी टाइम के लिए है, और मोड ऑफ पेमेंट क्या है, और कब पे किया जाएगा। ठीक है, ये बताना होता है। और उसके बाद वो कहता है कि जी अगर बैंक के थ्रू पे करना है तो उसकी वो बता देनी होता है कि जी आपका कि जी अब बैंक अकाउंट्स वगैरह दे देना होता है। ठीक है, तो इसी तरह आप ना बेसिक चीजें पढ़ के फिर आप ज्यादा अच्छी तरह लिख सकते हैं, मतलब बेसिक लाभ पढ़ के फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह लिख सकते हैं। आगे वो कहता है कि इकरारनामा मतलब है। इसी तरह आपने ना पास पेपर देखना है, पास पेपर देख के आपको आइडिया हो जाएगा। लास्ट वन है कि जी आपने हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने पेपर अटेम्प्ट करने कैसे करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आपका मतलब बच्चे ना क्वेश्चन समझते ही नहीं है सही, क्वेश्चन नहीं सही समझते तो वो क्वेश्चन सही काट नहीं पाते। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आपने क्वेश्चन सही अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन सही अंडरस्टैंड कर लिया तो आपने आंसर रैशनल देंगे। अगर क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर आपका क्वेश्चन आपका वो आंसर रेलिवेंट नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखें आप, अब ये क्वेश्चन आप देखें ना, डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। वो पूछ रहा है कि जी डिफाइन सेकेंडरी एविडेंस, क्या डिफाइन सेकेंडरी एविडेंस। आगे वो कहता है, मैं इसी का ही आपको बताता हूँ, डिफाइन सेकेंडरी एविडेंस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, डिफाइन सेकेंडरी एविडेंस और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस सेकेंडरी एविडेंस इज गिवन। अब देखें सेकेंडरी एविडेंस की हमें बता दिया गया है कि जी सेक्शन आप देखें 74, तो वो सेकेंडरी एविडेंस क्या है, और किन सर्कमस्टांसेस हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं वो सेक्शन 76 बता दिया है।
ठीक है। तो ये दो सेक्शंस हमने लिखना है, इसमें हमें प्राइमरी एविडेंस का नहीं पूछा गया, इसमें हमने सेक्शन 75 नहीं बताना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आप देखें ना पास पेपर अगर देखें तो 2019 में उन्होंने दिया था यही पेपर, सिविल जज के पेपर में, जनरल लॉ का पेपर में दिखाता हूँ। क्वेश्चन यही है, थोड़ा उसने मोल्ड करके दिया है। ये देखें, कहता है प्राइमरी एविडेंस इज अ रूल। क्या? प्राइमरी एविडेंस इज रिक्वायर्ड एज अ रूल बट सब्जेक्ट टू 7 सेक्शंस। अब प्राइमरी एविडेंस इज अ रूल, अब यहाँ पे ना सेक्शन 75 बता रहा है। 75 बताएंगे जी, वो सेक्शन 75 क्यूएसओ का पढ़े तो वो कहता है कि जी एविडेंस डॉक्यूमेंट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन। वो आगे हियर एंड आफ्टर मेंशन वो क्षेत्र में बता देता है कि जी कब दे सकता है। तो वो कहता है सब्जेक्ट टू 7 एक्सेप्शन। 7 सेक्शन कहाँ पे बताई गई हैं? वो 7 वो जो एक्सेप्शन है वो बताई गई हैं 76 में। तो वो ही 76 वही कहता है कि जी अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस सेकंड एविडेंस बी गिवन। अब देखिए ना, दोनों ये भी 76 है कि एक्सेप्शन का, उधर भी 76 है। तो वो डिफरेंट हट के वो मोल्ड करके दे देता है। ठीक है। तो आपने उसको जो पूछ रहा है ना उसके मुताबिक आंसर देना है। जो पूछ रहा है उसके मुताबिक आपने उसको आंसर देना है। ये देखिए, अब यही क्वेश्चन फिर इधर पूछ रहा है एडीपीपी के पेपर में। यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जी आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। वो आपके रेलिवेंट प्रोविजन से लिखने से आपको वो जज कर लेता है कि जी इस बच्चे को क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं आई, क्वेश्चन की समझ आई है या नहीं आई। अब देखें, वही क्वेश्चन इधर भी पूछ रहा है। कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस इज गिवन। अब यहाँ पे हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को पहले एक्सप्लेन करना है। ठीक है। और उसके बाद फिर 76 लिख देना है। मतलब यहाँ पे हम पहले 73 लिखेंगे प्राइमरी एविडेंस का, फिर सेकेंडरी 74 लिखेंगे सेकेंडरी एविडेंस का, फिर इनके हम डिफरेंशिएट लिखेंगे। ठीक है, जो हम बनाएंगे, और उसके बाद हम बता देंगे कि जी 76 में कि जी सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हैं? जब ओरिजिनल लास्ट हो गया हो, ओरिजिनल एडमिटेड हो, ओरिजिनल अदर पार्टी की पोजीशन में हो, ओरिजिनल बल्क और वॉल्यूम में हो, ओरिजिनल पब्लिक प्रोसीडिंग का हिस्सा हो, ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, ओरिजिनल